हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एम लक्ष्मीकांत को, जो हमारा 6th एडिशन है उसका हम पार्ट 2, जो कि हमारा गवर्नमेंट यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसका आज हम 13th चैप्टर डिस्कस करें, जो कि हमारा फेडरल सिस्टम। इससे पहले कल की वीडियो में हमने जो फेडरल सिस्टम बात डिस्कस किया था, तो उसमें हमने फेडरलिज्म के बारे में समझा था कि किस तरीके से फेडरलिज्म का ओरिजिन होता है। दुनिया की जो सबसे ओल्डेस्ट कंट्री है जिसमें फेडरलिज्म सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसमें था एक यूएसए और एक कनाडा। ये दो कंट्री के बारे में फिर समझा था। फिर हमने यूनिटरी सिस्टम और जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके बारे में, उसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडियन, जो हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, कनेडियन जो हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है उसके बारे में। फिर फेडरल के फीचर्स क्या है और यूनिटरी फीचर्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम क्रिटिकल इवोल्यूशंस करेंगे, जो कि हमारे में हमारे देश के अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसका जो क्रिटिसाइज किया गया था। तो यानी कि आज हम अपने ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा जो आज है, जो हमारा चैप्टर 13 है फेडरल सिस्टम, यानी कि जो संघीय व्यवस्था या कीजिए बोलिए या संघ प्रणाली बोलिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसकी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि जिसमें टोटल कितने 11 चैप्टर है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। उसके आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक के क्या है, एक ही वीडियो में जितने भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस किया था। फिर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं बता दूं आपको, 6th क्लास से लेकर के 11th क्लास की फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों बुक कंप्लीट की जा चुकी है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर जो 27 ईयर जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है, उसमें हमने एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न ये कंप्लीट कर लिया है। परसों यानी कि ये जो संडे आएगा, इसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अपना यूनिट 3 यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे ये होगा क्यों, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल अभी सीरीज चल रहा है, इसलिए हम पॉलिटिकल की ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल का कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था फेडरल सिस्टम के बारे में, समझा था कि फेडरल सिस्टम कहते किसे, इसका जो ओरिजिन था वो किससे हुआ था, लैटिन वर्ड जो था फ्यूदस, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फिर किस किस कंट्री में हमें यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, फेडरल सिस्टम को और किस किस नाम से जानते हैं, ये सब हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा फेडरल यूनिट है वो हर एक अलग अलग देश में किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि स्टेट यूएसए में कहा जाता है, कैंटोन्स स्विट्जरलैंड में कहा जाता है, प्रोविंस कनाडा में कहा जाता है, रिपब्लिक रसिया में कहा जाता है। तो ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने रीजनल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था, रीजनल गवर्नमेंट को और किस किस नाम से जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। फिर हमने कंपेयरिंग किया था फीचर्स फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में। तो ये सब हमने कल की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फेडरेशन है वो किन दो वे में बनते हुए नजर आते हैं। पहला है एक यूएसए का फेडरलिज्म और दूसरा है हमारा कैनेडियन फेडरलिज्म। ये सब ऑलरेडी हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम के बारे में समझेंगे। यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि आप ये देखिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे उनके द्वारा जो अडॉप्ट किया गया जो फेडरल सिस्टम है, वो किसके द्वारा, दो कारणों से अडॉप्ट किया। पहला, दुनिया की जो 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है वो हमारा है, यानी कि एक लार्ज साइज ऑफ कंट्री। और दूसरा क्या है, हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है, हमारे जो सोसाइटी है वो क्या है, एक सो कल्चर डाइवर्सिटी वाला देश है, जिसमें हमें अलग अलग लैंग्वेजेस के पीपल, अलग अलग कल्चर के पीपल, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, यानी कि अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, हर तरीके की कम्युनिटी के लोग देखने को मिलता है। यानी कि हमारा जो कल्चर है सोशली, यानी कि हमारा जो सोसाइटी है वो कल्चरली क्या है, डाइवर्सिटी वाला। तो इन दो रीजनों की वजह से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया था, तो फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया था।
अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम जो है वो सिर्फ यही इंश्योर नहीं करता है, इफिशिएंट गवर्नमेंट को ही इंश्योर नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, नेशंस के यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी का भी रिस्पॉन्स यानी कि वो जोड़ने का काम करता है। तो इन बेसिस पे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूएसए के बेस पे नहीं, जबकि क्या है, कनेडियन बेस पे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि हम बात करते हैं जो फेडरेशन के बारे में, ये टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। अगर हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ये वर्ड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। आपको याद होगा जब हम फर्स्ट पार्ट एम लक्ष्मीकांत का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आर्टिकल 1 से लेके जो आर्टिकल 4 है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है हमारे यूनियन और टेरिटरीज के बारे में। तो आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में भी कहा गया है कि जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघ है। अकॉर्डिंग टू, अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो क्या है, उसमें प्रेफरेंस है फेडरेशन ऑफ स्टेट टू इंडिकेट टू थिंग। तो उन्होंने क्या कहा था, फेडरेशन से रिलेटेड दो थिंग्स यानी कि दो विचार उन्होंने रखा था। पहला कहा था कि जो इंडिया का जो फेडरेशन है वो जो एग्रीमेंट यानी कि वो एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, यानी कि वो एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, जैसे कि हमें यूएसए के फेडरेशन में देखने को मिलता है। यूएसए के फेडरेशन में हमने क्या समझा था कि जितने भी जो स्टेट है वो सबने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक एग्रीमेंट के तहत क्या उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्या है, एक एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, यानी कि वो एक किसी भी, हम बात करते हैं, समझौते का परिणाम नहीं है। वो क्या, हमारा जो फेडरलिज्म है वो अमेरिका के फेडरेशन से अलग है। और फिर हम बात करते हैं कि स्टेट हैव नो राइट टू सेक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कि फिर वो कहते हैं कि जो भारत में जो राज्य है उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इनमें से कोई एक राज्य खड़ा होकर ये कहे कि भाई मैं अपने आप को भारत से अलग करता हूं और एक अपना स्वतंत्र देश घोषित करता हूं। तो ये अधिकार राज्यों के पास नहीं है। तो ये दो थिंग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आगे अगर हम डिस्कस करें तो अगर इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो किसके बेस पे है, तो कैनेडियन मॉडल के फेस पे डिपेंड है, ना कि वो अमेरिकन मॉडल पे। अगर हम कैनेडियन मॉडल की बात करें तो वो क्या है, डिफर है, यानी कि अगर हम फंडामेंटली फॉर्म ऑफ, अगर अमेरिकन मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें तो वो क्या है, उससे पूरी तरीके से डिफर है। जिसमें क्या है, सो फार इट्स एस्टेब्लिश अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें क्या है, जिसमें क्या कहा गया है कि एक मजबूत केंद्र को वो जो अमेरिकन, अगर हम बात करते हैं जो हमारा कैनेडियन मॉडल है वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को इस्टेब्लिश करने का काम करता है, जबकि क्या है, अमेरिकन मॉडल इससे काफी ज्यादा दूर है। तो इसीलिए हमने क्या है, अमेरिकन मॉडल ना अडॉप्ट करके हमने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं किसके बारे में, इंडियन फेडरेशन रिसेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशन, यानी कि जो भारतीय संघ जो कनाडा के संघ जैसा दिखता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, इट्स अ फॉर्मेशन बाय वे द डिस्ट्रीगेशन, यानी कि हम बात करते हैं इसके गठन में, यानी कि ये विघटन के माध्यम से हुआ था। यानी कि जैसे हमें पता है कि जब हमारा देश कॉलोनियल टाइम था, कॉलोनियल टाइम के बाद जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे देश के सामने जो कुछ चुनौतियां थी, जैसे कि हमारे देश में लोकतंत्र सिस्टम को स्थापित करना, देश को यूनाइट करना, गरीबी दूर करना, उस टाइम हमारे लिए ये क्या था, एक चैलेंज से भरा हुआ था। तो उस टाइम पे क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम अपने देश को यूनाइट कैसे करें और कैसे यूनाइट करें ताकि वो हमारा देश विखंडन ना हो। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम बहुत से जितने भी जो वेस्टर्न कंट्री उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि जो भारत है यानी कि जो इंडिया है वो लंबे समय तक यूनाइट नहीं रह पाएगा। लेकिन एज अ रिजल्ट जब आज हम अपने 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें क्या है, भारत आज भी क्या है, एक यूनाइट के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। तो हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक और यूनाइट कंट्री है। तो इसीलिए हमने क्या है, हमने कैनेडियन फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया जिसमें यूनियन कहा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है।
इसलिए हम कहते हैं कि जो भारत है वो राज्यों का क्या है, एक संघ है, जिसमें कि अगर हम सेंट्रलाइजिंग की बात करें, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की, उसमें क्या है, वेस्टिंग पावर इन द सेंट्रल वीजा बाय वीजा स्टेट। यानी कि अगर आप यूएसए की बात कीजिए तो यूएसए में क्या है, हर एक स्टेट का अपना वीजा है, अपना सिटीजनशिप है। लेकिन हम अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल स्ट्रांग है, और हर एक स्टेट में हमें एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, और कोई किसी भी तरीके का वीजा या परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही चीज में कहा है कि अपनी केंद्रीय प्रवृत्ति में अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र क्या होगा, अधिक शक्तियों का निहित होगा, जैसे कि हमें हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। कैसे, जैसे ही हमारी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस टाइम पे क्या होती है, जो हमारा सेंट्रल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या है, हमें एक शक्तिशाली सेंटर भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो फेडरल है। फेडरल की अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि एक डबल पॉलिटी यानी कि दोहरी राजनीति देखने को मिलता है, उनका एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, पावर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है, सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन करना काफी ज्यादा कठिन होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या कहता है कि इसमें पार्लियामेंट को ये परमिट दिया गया है, ये आर्टिकल 368 ये कहता है कि संसद यानी कि जो भारत का जो संसद है वो संविधान में समय के अकॉर्डिंग या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। उसमें तीन मेथड रखे गए थे। पहला मेथड रखा गया था जैसे सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। दूसरा रखा गया था स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी। और थर्ड रखा गया था स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ हाफ ऑफ स्टेट, सिंपल मेजोरिटी हाफ ऑफ स्टेट। यानी कि हमारे देश में जो राज्य है उनके आधे यानी कि 50% स्टेट में कितना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 28 राज्य है तो 28 में से एटलीस्ट 14 स्टेट में से हमें क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो ये तीन तरीके का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया कि पार्लियामेंट इन तीन तरीके के मेथड से क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। फिर वहीं पे बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और उसमें दुई सदन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो ये कुछ फीचर्स थे किसके, फेडरल सिस्टम के, यानी कि फेडरलिज्म के। अब बात करते हैं हम यूनिटरी के। यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करते हैं जो स्टेट होता है वो किसके अंडर के लिए काम करता है, यानी कि वो सेंट्रल के अकॉर्डिंग वो काम करता है। उनका अपना एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना काफी ज्यादा इजी माना जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रिटेन का, या हम चाइना की बात करते हैं, अगर चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना हो तो उसको इजीली कर सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर क्या है, हमारा यूनिटरी सिस्टम है, और वहां पे जो रूल्स के साथ चलता है, तो जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसका रूल चलता है, यानी कि जो सेंट्रल है, सेंट्रल का पावर चलता है। इसीलिए वहां पे भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इजी हो जाता है। फिर नो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, राज्य का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। फिर हमें इमरजेंसी प्रोविजन देखने को मिलता है, आपातकाल प्रावधान देखने को मिलता है, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, एक नागरिकता यानी कि जिसे हम एकल नागरिकता देख। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब क्या है कि वहां की जो जुडिशरी है वो किसके अंडर में काम करेगी, तो सेंट्रल के अंदर में काम करेगी, उनके पास इंडिपेंडेंस अथॉरिटी नहीं होती है। फिर यहाँ से क्या है, हम यहाँ से अपनी कंट्री के रिगार्डिंग में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम ऑल इंडिया सर्विस की बात करें जिसमें हमारा आईएएस या आईपीएस जैसे अधिकारी आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ना तो पब्लिक के द्वारा चुन के आते हैं, ये अपने क्वालिफिकेशंस के बेस पे आते हैं, इसीलिए ये क्या है, गवर्नमेंट इनका सिर्फ ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये 36 ईयर्स के लिए क्या रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं, अपॉइंटमेंट रहता है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फिक्स एग्जीक्यूटिव के रूप में भी कहा जाता है। फिर हम इसमें क्या मान सकते हैं कि इसमें जो इंटीग्रेटेड ऑडिट
मशीनरी देखने को मिलता है। फिर पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो राज्य सूची पर क्या है संसद का अधिकार रहता है। जैसे कि हम अगर लिस्ट की बात करें तो कितने लिस्ट देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, हमारी कंट्री में 3 लिस्ट देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, सिर्फ के सेंट्रल के द्वारा पॉलिसीज बनाई जा सकती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है। स्टेट लिस्ट हर एक राज्य में जो राज्य सरकार जब अपने स्टेट के लिए पॉलिसी बनाती है वो पर्टिकुलर एक ही स्टेट पे इम्प्लीमेंट होता है। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो ये 3 तरीके की लिस्ट हमें हमारे अंदर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि जो गवर्नर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं स्टेट के अंदर, वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल के द्वारा किया जाता है। फिर हमें इलेक्शंस मोनार्ची देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एकीकृत चुनाव मशीनरी देखने को मिलता है। फिर वीटो ओवर स्टेट बिल भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात कीजिए, जब हमने यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था तो कुछ फीचर्स फेडरल के भी है हमारे देश के अंदर, कुछ यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप ये देखिए, अगर हम यूनिटरी की बात करते हैं, फेडरल की बात करते हैं, भाई हमारा भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर डिवीजन भी देखने को मिलता है, हमारे देश में संविधान सर्वोच्च माना जाता है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी और द्विसदन देखने को मिलता है। फिर वही चीज अगर हम सेंट्रल की वो मतलब यूनिटरी की बात करें तो भाई हमारे में क्या है, सेंट्रल स्ट्रांग है। स्टेट का जो हेड अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल के द्वारा किया जाता है। सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलता है, रिगिड यानी कि कठोरता भी देखने को मिलता है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है और एक ही सिटीजनशिप भी देखने को मिलता है। तो यानी कि हमारा जो हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म है वो क्या है, उसमें दोनों का मिक्सअप है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। अगर हम इमरजेंसी लगा दे तो वहां पे भाई पूरी तरीके से स्ट्रांग पावर में आ जाता है। तो इमरजेंसी लगाने का भी प्रोविजन रखा गया है कि हमारे देश में इमरजेंसी 3 कंडीशंस में लगाई जा सकती है। पहला जब वॉर की कंडीशन हो, दूसरा जब गृह युद्ध हो जाए यानी कि देश के अंदर ही लोग जब आपस में लड़ने लग जाए ऐसी स्थिति आ जाए, और तीसरा जब फाइनेंस क्रिटिकल यानी कि फाइनेंशियली क्या हो, तो जो भारत का जो फाइनेंस है वो क्या हो, वीक होते जाए, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने एग्जाम्पल देखा है श्रीलंका का। तो ये 3 तरीके से हमारे 3 कंडीशंस में हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और जैसे ही इमरजेंसी लगता है तो उस टाइम पे क्या होता है, स्ट्रांग पूरी तरीके से पावरफुल हो जाता है। और जो पब्लिक है उनके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, बस आर्टिकल अगर हम 20 एंड 21 को छोड़ करके, तो हम हमारे कंट्री के अंदर जो फेडरलिज्म है वो क्या है, दोनों देखने को मिलता है। अब जैसे ये समझिए, अब बात करते हैं क्रिटिकल इवोल्यूशंस ऑफ डेवलप यानी कि फेडरलिज्म सिस्टम के बारे में। केसी जी के द्वारा कहा गया था कि जो हमारा जो फेडरलिज्म है वो क्या है, क्वाज़ी फेडरलिज्म है। क्वाज़ी फेडरलिज्म का मतलब मैंने अभी जस्ट समझाया कि हमारे कंट्री के अंदर फेडरल सिस्टम भी देखने को मिलता है और यूनिटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है, यानी कि हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म में ये दोनों फीचर्स देखने को मिलता है। अगर इमरजेंसी लगता है तो सेंट्रल स्ट्रांग हो जाता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पूरे देश का, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कन्याकुमारी में लागू होगा वही कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू होगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन गुजरात में लागू है, वही कॉन्स्टिट्यूशन अरुणाचल प्रदेश में लागू है। तो यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें 7 यूनियन टेरिटरी और 28 सॉरी 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट है आज के टाइम। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अपॉइंटमेंट जो किए जाते हैं हर एक स्टेट में किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट के वो पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल के द्वारा किया जाता है। भाई फिर हम कहते हैं कि पावर डिविजन्स का कैसे देखना, तो पावर डिविजन्स कैसे कि जैसे आप ये देखिए कि हमारे कंट्री में कितने 3 लेवल पे गवर्नमेंट देखने को मिलता है। पहला आपका स्टेट सेंट्रल लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, तीसरा लोकल लेवल पे। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। बाइक्रमिकल की बात करें तो भाई आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 किस बारे में बात करता है हमारे देश में, जब हमने वो वाला जो चैप्टर था इससे प्रीवियस चैप्टर जो वो डिस्कस किया था वो किस बारे में बात करता है, पार्लियामेंट्री के सिस्टम के बारे में बात करता है, जिसमें हमारा राज्यसभा और लोकसभा आते हैं।
वहीं पे हम आर्टिकल 163 एंड 164 की बात करें तो ये स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। तो इस तरीके से हमें क्या, हमें देश के अंदर दूसरी भी देखने को मिलता है। हमारा खुद का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंट्री में सुप्रीम माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारे देश के अंदर जुडिशरी को क्या कर रखा है, इंडिपेंडेंस रखा है किसके, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की। जैसे कि आप बात कीजिए, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ पास करना, और जुडिशरी का काम क्या होता है, जस्टिस का काम होता है। तो जैसे कि हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करें, ये तो एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल में काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी को क्या रखा गया, इंडिपेंडेंस रखा गया, यानी कि स्वतंत्र रखा गया। तो भाई हमारे देश में फिर क्या है, जुडिशरी भी क्या देखने को मिलती है, इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। तो इसी के बेस पे केसी जी के द्वारा कहा गया है कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत के अंदर जो हमें फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है, एक क्वाज़ी फेडरल, यानी कि दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। लेकिन हालांकि ऐसे अन्य राजनीतिक वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने जो उपयुक्त विवरण से सहमति नहीं थे। जैसे कि आप ये देखिए, अगर हम पॉल एप्लेवी के द्वारा बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, ये एक्सट्रीमली फेडरल है। फिर वहीं पे मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा जाए तो उन्होंने क्या कहा था कि ये सौदेबाजी वाली संघवाद है, जिसमें भाई सेंट्रल और स्टेट क्या एक दूसरे के साथ सौदा कर रहा हो, कि भाई एक टाइम पे सेंट्रल स्ट्रांग हो जाएगा तो एक टाइम पे दोनों का पावर अलग अलग होगा। वहीं पे हम एवर जेनिंग के द्वारा बात करें तो वो क्या कहते हैं, प्रवर, यानी कि इसमें हमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल देखने को मिलता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल वाली क्या है, प्रवृत्ति वाला संघ फेडरेशन सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एलेक्जेंडर डॉर्विस के द्वारा, उन्होंने कहा था कि यह एक अलग मामला है, यानी कि उनके लिए क्या है, यह जो हमारा फेडरल है वो क्या है, एक विचित्र है, अजीब है। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं ग्रेनवेल ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया था, ये एक सहकारी संघवाद है। तो इन सब को आंसर देते हुए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने कहा था कि जो भारत का जो संविधान एक संघीय विधान, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि स्टेट जब चाहे, यानी कि जो सेंट्रल जब चाहे तब स्ट्रॉन्ग को क्या कर सकता है, उसकी पावर्स को छीन सकता है, नहीं। क्यों भाई, स्टेट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग प्रोविजन है और सेंट्रल के लिए हमारे कंट्री के अंदर अलग प्रोविजन, यानी कि दोनों के जो पावर्स है, दोनों की जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो संविधान है एक संघीय संविधान है, क्योंकि यह एक दोहरी राजनीति को क्या करता है, स्थापित करता है, कि भाई स्टेट का अलग प्रोविजन रखा गया और सेंट्रल का अलग प्रोविजन रखा गया। तो इसीलिए दोनों संविधान से अपने संबंधित अधिकार को वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी कि भाई स्टेट भी अपने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्राप्त करता है और स्टेट भी क्या करता है, बाय कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करता है, अपने राइट्स को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे रखी गई है कि किसी विपरीत, यानी कि कभी क्रिटिकल सिचुएशंस में क्या है, वहां पे स्ट्रॉन्ग को पावरफुल रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इमरजेंसी की ड्यूरेशन में, जैसे ही इमरजेंसी लगता है तो उस टाइम पे सेंट्रल क्या हो जाता है, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन वो अपना एक अलग प्रोविंस रखा गया, वो क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए रखा गया, और ऐसे कहा गया कि जो स्टेट और सेंट्रल है दोनों के पास अपनी अपनी खुद की ऑटोनॉमी है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे देश का कोई भी राज खड़ा होकर ये कह सकता है कि हम अपने आप को एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर करते हैं, ये अथॉरिटी स्टेट के पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने फेडरल सिस्टम के बारे में समझा, क्रिटिकल इवोल्यूशन हमने डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था यूनिटरी फीचर्स और फेडरल सिस्टम फीचर्स के बारे में, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का मिश्रण कैसे देखने को मिलता है ये भी डिस्कस किया था। फिर इंडियन फेडरलिज्म किस तरीके से कैनेडियन फेडरेशन पे बेस है, कैनेडियन फेडरेशन पे इसलिए बेस है क्योंकि जिस तरीके से कनाडा में कोई भी स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर सकता है, उसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर कोई भी स्टेट अपने आप को डिक्लेयर फ्रीडम, यानी कि अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने क्या रखा था, कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया। फिर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूनियन ऑफ स्टेट से रिलेटेड क्या कहा था, उनके दो, उन्होंने जो दो थिंग्स दिए थे। फिर हमने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया, उसके दो रीजंस को हमने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, फेडरलिज्म वे कैसे बनता है। फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में समझा था। फिर हमने ये समझा था कि फेडरल को और किस किस नाम से जानते हैं, रीजनल गवर्नमेंट को किस किस नाम से जानते हैं। फिर हमने फेडरल सिस्टम का मतलब समझा था।
और कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि किस किस कंट्री में हमें फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है और किस किस कंट्री में हमें एक यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फेडरल सिस्टम है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना 14th चैप्टर डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब हम अपने आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 14 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम 13 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें दोबारा से एक रिवीजन हो जाएगा और एक रिकॉल हो जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था। तब हम जाकर के 14 चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 14 के बाद हम 15 डिस्कस करेंगे, 15 का 16। जैसे ही हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक सेकंड पॉलिटी टेस्ट रखेंगे जिसमें चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक का एक ही वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एज अ टेस्ट। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल है द ओशन ऑफ शिक्षा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।